अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूँ ज़ीशान बशीर। प्रोग्राम में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। एशिया कप में सुपर 4 मरहले का आगाज। शाहीन आज बंगाल टाइगर्स को शिकस्त देने के लिए मैदान में उतर आए। लाहौर में जराइम पेशा अफराद हुए बेलगाम, निगरान हुकूमत बेबस। पंजाब में गुज़श्ता साल की निस्बत जराइम की शरह में 34% इजाफा। आलूदगी बनी आंखों के दुश्मन। कराची में आशोब चश्म की बीमारी तेजी से फैलने लगी। बच्चे, नौजवान, बूढ़े ज्यादा मुतासिर होने लगे। तो नाजरीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एशिया कप की। और एशिया कप जीतने के लिए पाकिस्तानी टीम एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। राउंड मैचेस में कमाल दिखाने के बाद शाहीन आज बंगाल टाइगर्स को नीचा दिखाएंगे। एशिया कप सुपर 4 मरहले का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच लाहौर कजाफी स्टेडियम में इस वक्त जारी है और बांग्लादेश बैटिंग कर रहा है। जी हाँ, शाहीनों ने राउंड मैचेस में नेपाल को हराया, मगर भारत को शिकस्त की हजीमत से बारिश ने बचा लिया। दूसरी जानिब आज के हरीफ बंगाल टाइगर्स ने भी शानदार फॉर्म दिखाई। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच 89 रन से जीतकर सुपर 4 में जगह बनाई थी। आज कौमी क्रिकेट टीम में एक तब्दीली की गई है। मोहम्मद नवाज की जगह ऑलराउंडर फहीम अशरफ को एंट्री मिली है। होम ग्राउंड पर पाकिस्तान हरीफ बांग्लादेश के खिलाफ नाकाबिले शिकस्त और यहाँ खेले गए 11 मैचेस में सब में फतह ने ग्रीन शर्ट्स के कदम चूमे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर साहब। इरफान, आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के मैच के हवाले से तो डेफिनेटली हम बात करेंगे ही, लेकिन कल हम बात कर रहे थे प्रोग्राम में कि बारिशों के पेश नज़र मैच जो है वो अहमद टूटा ट्रांसफ़र करने के हवाले से पाकिस्तान ने भी इस हवाले से सजेशन दी थी। एशियन क्रिकेट काउंसिल से ही डिस्कशन चल रही थी। फिर ये खबरें भी आना शुरू हो गई कि एकतरफा फैसला एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कर लिया है। जय शाह ने जो है वो बाकायदा पीसीबी को ईमेल भी की है। क्या इत्तलात हैं इस हवाले से आपके पास? आज बिल्कुल जिस तरह आपने सारी स्पेकुलेशन की बात की, आज मैं कंफर्म बता सकता हूँ क्योंकि पीसीबी हुकाम से भी मेरी बात हुई है। ये कंफर्म हो चुका है कि जो रिमेनिंग मैचेस हैं, रिगार्डलेस दिस फैक्ट कि बारिश होगी या नहीं होगी, कोलंबो में ही होंगे। पीसीबी is saying कि we will play there but under the protest we will play there। ये मुझे इसकी लॉजिक थोड़ी समझ नहीं आई। देखें, आपके पास तमाम डेलीगेशन इंडियन, जैसे बीसीसीआई प्रेसिडेंट इधर हैं, वाइस प्रेसिडेंट इधर हैं, वो आपके पास हैं। श्रीलंकन बोर्ड के जो है मेंबरान वो इधर हैं। बांग्लादेश का हाई कमिश्नर भी आपके साथ, डेलीगेशन उनके साथ थे। जब इतनी बड़ी अथॉरिटी सारे आपके साथ हैं तो आप एक फ़र्द वाहिद को किस तरह कन्विंस नहीं कर पाए? तो ये एक बड़ी वेर्ड स्टेटमेंट मुझे नज़र आ रही है। और दूसरा ये है कि इसकी लॉजिक क्या है। जहाँ तक मेरे ज़राए के मुताबिक ब्रॉडकास्टर ने सबसे पहले ये आवाज़ उठाई कि उनको बिलियंस का लॉस हुआ पाकिस्तान इंडिया गेम के अंदर। आपको पता है कि दूसरा इनिंग्स कंप्लीट ही नहीं हो सकी, एक इनिंग्स हुई, तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न था। अब जैसे एक वीक की प्रेडिक्शन आ रही है कि श्रीलंका के कोलंबो के अंदर एक वीक की प्रेडिक्शन है। जहाँ तक अहमद टूटा की बात की गई थी, सबका मानना ये था कि एक ऐसा एरिया है श्रीलंका के अंदर जहाँ ड्राई वेदर है। अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी सीरीज़ के 2 मैचेस उधर खेले गए। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी ठीक है, अच्छे 2-3 होटल भी उधर मौजूद हैं जहाँ टीम ठहर सकती है। तो कोई ऐसी रीज़न नज़र नहीं आ रही थी। ऑब्वियसली पीसीबी का स्टांस थोड़ा डिफरेंट था। पीसीबी ने यही कहा था कि रिमेनिंग मैचेस आप पाकिस्तान में करवा लें और जो भारत के साथ मैचेस होंगे उसके लिए हम दुबई या यूएई के अंदर किसी और वेन्यू को देखा जा सकता है। बट उस पर भी एसीसीए जय शाह जो है वो नहीं माने और अब ये डिसाइड हो चुका है कि ये तमाम मैचेस जो हैं वो कोलंबो में खेले जाएंगे, जो बड़ा मेरा ख्याल है अनफेयर है, अनजस्टिस है। स्पेक्टेटर के साथ फैसला जो है वो किया गया है। अगर हम आज के मैच की बात करें, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, तो कौन जीतेगा? देखिए, ये तो क्रिकेट जो कहा यही जाता है कि अनप्रेडिक्टेबल गेम है और हम तो वैसे ही थोड़े ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। ऑन द गिवन स्टैट्स और जो सर्कमस्टांसिस है, पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो असल मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, जो डिलेमा है पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप के अंदर, वो ये है कि हम शुरू में विकेट्स लेते हैं। भारत के अगेंस्ट देखें, इवन हमने जो अभी आज का मैच भी देखें तो पहले 4 खिलाड़ी हमने आउट कर दिए। जो मिड फेज़ है जिसमें 15 ओवर से लेके 30 ओवर के दरमियान का जो स्पैन अप्रॉक्सीमेटली कहना चाहिए, उसमें हम विकेट लेस रहते हैं और उसके अंदर होता है कि रन्स भी काफ़ी कंसीड करते हैं। वीकर लिंक अगर डेफिशिएंसी की बात करें तो वो मेरा ख्याल है कि हमारा स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट जो ऐसा है वो नज़र आना शुरू हो गया है। तो आज जो तब्दीली आई है, मोहम्मद नवाज की जगह फहीम अशरफ खेल रहे हैं, इस तब्दीली को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपके पास और कोई चॉइस नहीं थी। आपने 2 स्पिनर रखे थे। ओबियसली जब नवाज परफॉर्म नहीं कर रहा था तो आपने पेसर को ही डालना था, अपनी बॉलिंग लाइन को स्ट्रेंथन करना था। फहीम अशरफ ओबियसली दोनों जगह से स्टेबिलिटी दे सकते हैं, ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग के अंदर भी और बैटिंग के अंदर भी।
بولنگ کی اگر بات میں کر رہا تھا اس میں اوبیسلی ہمارے تینوں فاسٹ بالر نے وکٹس لیں. حارث نے تو بہت اچھی بالنگ کی, 2 آؤٹ کیے. شاہین اور نسیم نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا. جو اسپننگ کا فیس میں بتا رہا تھا کہ شاداب نے بھی آج پھر کافی رنز کنسیڈ کیے. یہ ایک پرابلمٹک ایریا بننا شروع ہو گیا پاکستان کے لیے, کیونکہ ہمارا جب سکسیس پاکستان زیادہ حاصل کرتا ہے تو مڈ فیز کے اندر وکٹس لیتا ہے. جب جیسے کہ ہم سب کو یاد ہے کہ حسن علی اور شاداب وکٹ لیتے تھے, پاکستان ہمیشہ جیتتا تھا. حسن علی اب ٹیم کا پارٹ نہیں ہے اور شاداب اصل ریئل کنسرن بننا شروع ہو گیا کیونکہ وہ بہت بڑے وکٹ ٹیکر ہیں. اب یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہونا شروع ہو گیا کہ اب جیسے ایشیا کپ سری لنکا میں ہوگا. وقت ہمارے پاس کم ہے, یہ بھی جلدی سے جو ہے نا وہ بتا دیجیے گا کہ آج ایک اور ریکارڈ برابر کرنے کے لیے جا رہے ہیں, توڑنے جا رہے ہیں, بابر اعظم سعید انور کا جو موسٹ ODI سینچریز ہیں. اب بالکل یہ بہت بڑا اعزاز ہوگا ان کے لیے, اور ان کی پھر اگر آپ نشان دیکھیں کہ انہوں نے 19 سینچریز کا بھی ریکارڈ بریک کیا تھا. ہاشم معاملہ نے 104 میچ میں کیا تھا, انہوں نے 102 میں کیا ہے. اس کے علاوہ 5000 فاسٹسٹ رنز بھی بنا چکے ہیں. تو الحمدللہ یہ بہت زیادہ ریکارڈ اپنے نام کر گئے. صرف بابر کو میں مشورہ کہنا چاہیے, یا جو چیز ایک لیک کرتی ہے وہ یہ ہے کہ رن چیز کرتے ہوئے ٹیم کو وکٹریز دلوانی ہے. پرسنل سٹیٹس اوبیسلی بہت بڑے مائل سٹون تو ہوتے ہیں, بٹ ٹیم کا جیتنا یا ٹائٹل جیتنا کسی ایونٹ کا وہ سب سے ٹیم کا جیتنا جو ہے وہ زیادہ میٹر کرتا ہے. چلیں ہم دعا کرتے ہیں, امید کرتے ہیں کہ آج کا میچ بھی پاکستان جیتے اور ایشیا کپ کی ٹرافی بھی اپنے نام کرے. بہت شکریہ عرفان ظہیر, اسپورٹس اینالسٹ ہمارے ساتھ تھے اور ایشیا کپ کے حوالے سے ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں جرائم کی وارداتوں کے حوالے سے کہ لاہور میں جرائم کا جو گراف ہے وہ خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے. ڈاکو اور چور شہریوں سے اربوں روپے کی مالیت کی نقدی, طلائی زیورات اور دیگر سامان لوٹ رہے ہیں. رواں سال کے پہلے 8 ماہ کے دوران لاہور میں قتل, ڈکیتی, اقدام قتل, گینگ ریپ, زیادتی, اغوا, موٹر سائیکل چوری اور ڈکیتی مزاحمت سمیت 2,12,474 مقدمات درج کیے گئے ہیں. اب تک کیا اعداد و شمار سامنے آئے ہیں, اس بارے میں ایک رپورٹ دیکھ لیتے ہیں. پنجاب میں گزشتہ سال کی نسبت جرائم کی شرح میں 34% اضافہ. پنجاب پولیس کی اپنی رپورٹ کے مطابق پنجاب میں گزشتہ سال 2022 میں 7,56,738 کیسز رجسٹرڈ کیے گئے. گزشتہ سال درج ماہانہ اوس کیسوں کی تعداد 56,000 کیسز کے مقابلے میں اس سال جنوری سے جون تک ماہانہ درج کیسوں کی تعداد بڑھ کر 83,000 ماہانہ ہو گئی ہے. اس سال پہلے 6 ماہ میں رجسٹرڈ کیسوں کی تعداد 5,03,835 ہو گئی. رواں سال جنوری سے جون پہلے 6 ماہ میں قتل کے کیسز میں 11% اضافہ ہوا. اقدام قتل کے کیسز میں 13%, ہراسگی کے کیسز میں 6%, اغوا کے کیسز میں 10%, اغوا برائے تاوان کے کیسز میں 62% اضافہ ہوا, جبکہ سماجی زیادتی کے واقعات میں 37% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. رواں سال کے پہلے 6 ماہ پنجاب میں ڈکیتی کی وارداتوں میں 83%, چوری کی وارداتوں میں 112%, تعزیرات پاکستان کی دفعہ 382 خلاف ورزی کے 45%, کاروں کی چوری کے واقعات میں 67% اضافہ ہوا ہے. موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں اور مویشی چوری کی وارداتوں میں 114% اضافہ ہوا. رپورٹ میں اعداد و شمار تو آپ نے جان لی ہے. اسی پر تفصیل سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے مرزا رمضان بیگ, اور اس کے علاوہ ہمیں جوائن کریں گے سابق IG پنجاب ڈاکٹر کلیم امام صاحب, انہیں بھی شامل گفتگو کریں گے. رمضان بیگ, پہلے آپ کی جانب آؤں گا. اب تک جو اعداد و شمار ہیں وہ انتہائی چشم کشاں ہیں. اس کے برعکس اگر کارروائیوں کی بات کی جائے تو وہ خاطر خواہ نہیں ہیں. اگر ہوتی بھی ہیں تو اس میں اتنی کامیابی نہیں مل پاتی ہے, یا دوبارہ ضمانت پر رہا ہو جاتے ہیں اور دوبارہ سے اسی قسم کی جو ہے وہ وارداتیں شروع ہو جاتی ہیں. کیا وجوہات سامنے آئی ہیں اس کی اب تک؟ جی بالکل جی, بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم پچھلے سال کی نسبت اس سال کو دیکھیں تو اس سال وہ جو ڈکیتی, چوری, نقب زنی, راہ زنی اور خواتین سے زیادتی کے جو واقعات ہیں ان میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے میں نظر آیا ہے. اور اس وقت بھی 8 ماہ کی اگر بات کی جائے تو لاہور میں 2,12,000 سے زائد مقدمات جو ہے وہ درج کیے گئے ہیں. اور یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کرائم کا جو گراف ہے وہ کس حد تک بڑھ چکا ہوا ہے. اس میں پہلی بات تو یہ ہے ذیشان کہ ہمارا اصل فوکس جو ہے وہ ریکارڈ یافتہ جو اشتہاری ہیں ان کی طرف نہیں جا رہا. اگر ہم ان کو پکڑیں, جیسے لاہور میں ابھی بھی 35,000 سے زائد اشتہاری جو ہے وہ مختلف علاقوں میں مختلف سڑکوں پر وہ دندناتے نظر آ رہے ہیں. تو انویسٹیگیشن پولیس اور CIA کو چاہیے کہ سب سے پہلے ان اشتہاریوں کو گرفتار کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر جو موٹر سائیکل سنیچ ہے اور تھیفٹ کی جو وارداتیں ہیں ان میں خاصی تیزی آ رہی ہے. اگر دیکھا جائے تو 24 آورز میں جو غریب کی سواری ہوتی ہے موٹر سائیکل وہ تقریباً 100 کے قریب یا 80 کے قریب روزانہ جو ہیں وہ چوری اور سنیچ ہو رہی ہیں.
इसी तरह गाड़ियों की भी अगर देखा जाए तो वो तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर 3 से 4 गाड़ियाँ जो है वो चोरी और स्नैच होती हैं। तो आप अगर महीने का जो वारदातों का अंदाज़ा लगाएं तो वो अरबों रुपए की जो चीज़ें हैं या नकदी है, तलाई जेवरात है, वो शहरियों से लूटा जाता है। और उनमें सबसे बड़ी बात है कि रिकवरी नहीं हो रही। अब जो मुल्ज़मान पकड़े जाते हैं, सबसे पहले तो शहरी का यही होता है कि शनाख्त प्लेट हो जाए और उसको बाद उसका 165 का जो है वो बयान लिया जाए। लेकिन होता ये है कि आपके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसरान हैं, अगर प्रॉपर उनकी इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से करें तो रिकवरी क्यों नहीं हो सकती, 100% हो सकती है। इसमें भी थोड़ा सा हमारा जो है लाहौर पुलिस का ख़ास तौर पर इन्वेस्टिगेशन को ये चाहिए कि प्रॉपर उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और उसका जो रिकॉर्ड है वो उसके साथ लगाया जाए। तो मेरे ख्याल से और भी वारदातें जो हैं वो उसके सामने आएंगी कि वो उसने कहां कहां से वारदातें की और कितने गैंग उसमें मुलविस हैं। अभी तक देखा जाए तो इस दफ़ा जो 34% इजाफा लाहौर में देखा जा रहा है और जो ख़ास तौर पर एक जमा पूंजी रमज़ान के अजराम की वारदातों पे इजाफा हो रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारे आया कर क्या रहे हैं, ये एक अहम सवाल है। इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ ताहिर आलम साहब मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर में जराइम की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और अगर हम कानून नाफिज करने वाले इदारों की बात करें तो बज़ाहिर तो बड़े मुतहरिक नज़र आते हैं, PRU है, डॉल्फिन है, लेकिन उसके बावजूद भी जराइम की वारदातों में मुसलसल इजाफा सर हो रहा है। क्या वजूहात है इसकी? एक तो बुनियादी वजह आबादी बढ़ी है, गुर्बत और चीजों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, बेरोजगारी में बेइंतहा, ये तमाम फैक्टर्स अहमियत रखते हैं। लोगों के पास पैसे नहीं है बिल देने के लिए, लोगों के पास पैसे नहीं है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि पुलिस जो है पूरी डेडिकेशन के साथ क्राइम के और क्रिमिनल्स के पीछे नहीं है। पुलिस को गुज़श्ता तकरीबन 1.25 साल से, बल्कि पिछले साल अप्रैल मई से समझ लें कि पुलिस जो है वो एक और काम की तरफ ज्यादा लगी हुई है, सियासी पकड़ धकड़ की तरफ लगी हुई है। मैं नहीं कहता ये ठीक है, जो भी हंगामा राई करेगा उसे पकड़ना पुलिस का काम है, लेकिन जब पुलिस की तवज्जो बहुत ज्यादा इस तरफ बढ़ जाए और हुक्मरान जो है वो अपने मुखालफिन के सिलसिले में उनको पकड़ धकड़ के सिलसिले में उनसे काम लेना शुरू कर दे, तो फिर आम आदमी के ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने की तरफ उसकी तवज्जो नहीं जाती। लाहौर में खास तौर पर जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्राइम में बेइंतहा इजाफा हुआ। एक थाने में 6-6 हज़ार क्राइम है और चंद तफ्तीशी अफसर हैं। एक तफ्तीशी अफसर 50-50, 100-100 बल्कि 500-500 मुकदमात की तफ्तीशें उसके पास है। तो उस तादाद के साथ तफ्तीशी अफसर नहीं बढ़ाए गए, उस तादाद के साथ थाने नहीं बढ़ाए। ताहिर आलम साहब, नफरी की कमी तो अपनी जगह ठीक है और कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, इस पर भी जो है वो आपसे यकीनन बात करेंगे। लेकिन ये बताइएगा कि जब ये कार्रवाई कोई की जाती है और उसके बाद मुल्ज़िमान जब गिरफ्त में आ जाते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो किसी ना किसी वजह की बिना पर वो छूट जाते हैं, चाहे वो ज़मानत पर रिहा हो जाएं या वैसे बरी हो जाएं, आप इसको कानूनी सुकम कहते हैं या इसमें भी कुछ आप समझते हैं कि जो दफ़ात आयद की जाती हैं वो इतनी नहीं होती कि उन्हें ज़्यादा देर तक रखा जा सके गिरफ्त में? इसमें जहां पुलिस की नाकिस इन्वेस्टिगेशन वजह बनती है, उससे भी बड़ी वजह यह बनती है कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो मुद्दई हैं वो कंप्रोमाइज कर जाते हैं, वो अपने केस की पैरवी में दिलचस्पी नहीं रखते। फर्ज किया किसी के घर में डकैती हुई, जेवर नकदी चली गई, तो जब डाकू पकड़े जाते हैं उसकी दिलचस्पी इस हद तक होती है कि फिर उसका जेवर वापस मिल जाए। सही। ताहिर आलम साहब, ये हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं मिर्ज़ा रमज़ान बेग साहब, ये भी इस हवाले से आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी बेग साहब। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल है, माशाल्लाह आप अच्छी तरह इस चीज़ को समझते हैं कि लाहौर में एक तो महंगाई ठीक है, गुर्बत भी है, लेकिन दूसरी तरफ आप इस तरफ भी देखें कि लाहौर में एक तो
मेरिट का जो कंसर्न है वो अरसा दराज से वो ख़त्म हो चुका है। आज भी लाइकिंग डिसलाइकिंग का जो कंसेप्ट है वो आपके सामने है। मेरिट पे अगर एसएचओ लगता है जिसको पता है इलाके में हर मुजरम का उसको पता होता है, इसी तरह इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो लगता है, ये दो अहम सीटें होती हैं सर। लेकिन ये सिफारशी जब लग जाते हैं, इनको तफ्तीश का नहीं पता, ज़िमनी लिखनी नहीं आती, अरसा दराज से ये इशू चला आ रहा है। और दूसरी तरफ जो एसएचओ फर्स्ट टाइम उसको लगाते हैं, सबसे पहले उसको एसएचओ के साथ एडिशनल के तौर पे लगाया जाए ताकि वो इलाके को समझे, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए उसको पता हो कि इस तरह क्राइम कंट्रोल। ये भी आप ये समझते हैं कि इसमें है कोई नेग्लिजेंसी? मैं आपकी बात से इस हद तक मुतफिक हूँ कि एसएचओ जो है उसे फौरी तौर पर नहीं लगाना चाहिए, पहले बतौर एडिशनल से काम करना चाहिए। और मैं ये भी जो ये रवश चल निकली है कि इंस्पेक्टर बेकार बैठे हैं और सब इंस्पेक्टर्स को एसएचओ लगाया जाता है, इसलिए कि एसपी साहबान जो है अपने आप को बड़ा कन्वीनियंट समझते हैं सब इंस्पेक्टर को सजा देने में। उसे वो डिसमिस भी कर सकते हैं, इंस्पेक्टर को सजा नहीं दे सकते, उसे आईजी सजा देता है। इसलिए कोशिश होती है कि सब इंस्पेक्टर को ही लगाया जाए ताकि उसको आसानी से उसकी गर्दन मरोड़ी जाए और उससे अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले लिया जाए। हमारे यहाँ पोस्टिंग को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। आए दिन एसएचओ और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बदल जाते हैं और पसंद नापसंद पर भी पोस्टिंग का बड़ा रिवाज रहा है। अब अल्लाह करे ये निगरान सेटअप में ऐसा ना हो, लोग मेरिट पर लगे। और ये मेरिट जो है सिर्फ नीचे की सतह नहीं, ये ऊपर की सतह पर भी प्रवेल करता है। बिल्कुल। लेकिन बदकिस्मत से हमारे यहाँ पोस्टिंग का पैमाना किसी की काबिलियत नहीं रह गया, बल्कि पोस्टिंग का पैमाना है। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं कि मेरिट एक बहुत अहम पॉइंट है। अगर इदारों में मेरिट आ जाए तो बहुत सी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो सकती हैं। हमारे साथ ताहिर आलम साहब जो कि साबिक आईजी पंजाब है वो मौजूद थे, और हमारे नुमाइंदे मिर्जा रमजान बेग हमें इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बात करेंगे यौम शोहदा और दिफा की, लेकिन एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। 6 सितंबर यौम दिफा, और इसी बारे में शायर ने लिखा है कि ऐ दुश्मने दी तूने किस कौम को ललकारा, हाँ देख ये बाजू बाजू हैं के तलवारें, सीने हैं मुजाहिद के या आहनी दीवारें, गिर जाती हैं कदमों में किस तरह से दस्तारें, हम तुझको दिखा देंगे 100 बार ये नजारा, ऐ दुश्मने दी तूने किस कौम को ललकारा। बेहतरीन नाजरीन, यौम दिफा 6 सितंबर 1965 अस्करी एतबार से तारीख आलम में ना भूलने वाला काबिल फख्र दिन है। इस दिन भारत जो दिफाई लिहाज से कई गुना और अददी अक्सरियत के लिहाज से पाकिस्तान से 6 गुना बड़ा मुल्क था, भारतीय फौज ने पाकिस्तान पर बगैर किसी ऐलान रात के अंधेरे में हमला कर दिया। छोटे गयूर और मुत्तहिद पाकिस्तान ने अपने दुश्मन के बड़े पामदरी और जानिसारी से अजाइम खाक में मिला दिए। भारत को न सिर्फ बैनुल-अक़वामी सतह पर शर्मिंदगी उठाना पड़ी, बल्कि साबित हो गया कि जंगे रियासती अवाम और फौज मुत्तहिद होकर ही लड़ती हैं और जीतती हैं। चविंडा का महाज एक बहुत काबिल जिक्र महाज है जहां पर पाकिस्तान ने अनगिनत कामयाबियां हासिल की थी। हमारे रिपोर्टर मोहम्मद फारूक सुलहरी हमारे साथ मौजूद हैं चविंडा से, उनसे जान लेते हैं इस बारे में। फारूक सुलहरी, बताइएगा। सितंबर की अगर बात की जाए तो चविंडा के महाज को कभी भुलाया नहीं जा सकता। यही वो सरजमीन है जिस पर रात की तारीकी में बुज़दिल भारतीय फ़ौज ने अपने मज़मूम मकासद के लिए चारवा के रास्ते सियालकोट के इलाके चविंडा पर हमला किया। और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये यादगार शोहदा पार्क चविंडा है। यही वो मुकाम है जिस पर पाकिस्तानी फ़ौज ने अपने सीनों पर बम बांध कर अपने से कई गुना बड़ी दुश्मन फ़ौज का मुकाबला किया। यहाँ पर सैकड़ों भारतीय फ़ौजी जो है वो जन्नम वासिल हुए और अपना जंगी साजो सामान छोड़कर यहाँ से भाग गए। मेरे हक में जो आप टैंक देख रहे हैं ये भी इंडियन साख्ता टैंक है जो कि जंगे सितंबर के दौरान भारतीय फ़ौज यहाँ पर छोड़कर चली गई। इस तरह के कई टैंक आज भी चविंडा के गिरदोनवा में पाक फ़ौज की बहादुरी की दास्तानें बयान करते नज़र आ रहे हैं। जो पाकिस्तानी सिविलियन हैं वो भी अपने शोहदा की कुर्बानियों को याद कर रहे हैं और यहाँ पर आकर शोहदा के मज़ारात पर फूल चढ़ा रहे हैं, फातिहा खानी कर रहे हैं और शोहदा को खराज तहसीन पेश करते नज़र आ रहे हैं। जी
फारूक सुलहरी हमारे साथ मौजूद थे। फारूक, आपका बहुत शुक्रिया। अगर हम लाड़काना की बात करें तो वहाँ पर भी यौम दिफा मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। जी हाँ, बिल्कुल। अब्दुल फताह उड्डू हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। अब्दुल फताह, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, अगर दुश्मन मुल्क की टैंक हो या जंगी जहाज़ हो, किसी भी मुल्क की सरहद पार कर जाता है तो उसके हवा में जो तशवीश पाई जाती है। हिंदुस्तान का जंगी जहाज़ हो या टैंक पाकिस्तानी सरहद पार कर जाते हैं तो हमें तशवीश होती है। लेकिन जो इस वक्त हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये वो टैंक है जो सैकड़ों किलोमीटर हिंदुस्तान से तब सफ़र तय करके यहाँ पहुँची है। सन 65 की जंग में जब भारत ने टैंकों पर जो है पाकिस्तान पर हमला किया था तो हमारे पाक फ़ौज के जवानों ने उनसे जवान मर्दी के साथ लड़ते हुए ना सिर्फ भारतीय फ़ौज को भागने पर मजबूर कर दिया, बल्कि ये जो टैंक यहाँ पर मौजूद है वो भी छोड़कर भाग गए थे। तब से लेकर अब तक जो है ये टैंक जो है यहाँ लाड़काना शहर में जो है जीनत बनी हुई है। और ये टैंक इस बात का सबूत है कि हमारे जो पाक फ़ौज के जवान हैं वो हर वक्त जो है किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मौजूद हैं। और ये टैंक यहाँ पर जो मौजूद है ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि भारत की जो टैंक है वो यहाँ पर मौजूद है। जी, मज़ीद भी इस बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसी शख्सियात से बात करेंगे कि जो खुद इस 1965 की जंग में अगले महाज़ों पर मौजूद थी। लेकिन एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक। यौम दिफा पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं। जन्नत, 1965 की जंग के हवाले से हिस्ट्री बुक्स में, डॉक्यूमेंट्रीज में आपने देखा होगा अवाम में कितना जोश और जज्बा था। अवाम में काफ़ी जोश और जज्बा था। और अगर हम पाकिस्तानी फ़ौज की बात करें तो उन्होंने भी दलेरी और जुर्रत से मुकाबला किया। दलेरी और जुर्रत की आप बात कर रही हैं, इसी बारे में ब्रिगेडियर रिटायर्ड हामिद सईद साहब से हमने खुसूसी गुफ्तगू की है और उन्होंने बताया है कि अगले महाज़ों पर क्या मुश्किलात थीं और किस जज्बे के साथ वो वहाँ पर जंग में मसरूफ़ अमल थे। आपके लिए भी और नाज़रीन के लिए भी वो गुफ्तगू दिखाते हैं। 6 सितंबर का दिन हमें याद दिलाता है हमारे शहीदों की उन कुर्बानी का जिसकी मरहून मिन्नत आज हम इस आज़ाद वतन में मौजूद हैं। 1965 की जंग में क्या जज्बात थे, 1965 की जंग में क्या हालात थे, इन्हीं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने ना सिर्फ उन हालात को अपनी आंखों से देखा, उसके यानी शाहिद हैं, बल्कि ये अगले मोर्चों पर, अगले महाज पर ये मौजूद थे और उस जंग का हिस्सा थे। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर हामिद सईद अख्तर साहब जो कि वेटरन हैं 1965 वॉर के। इन्होंने 1971 की जंग भी लड़ी। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जब 1965 वॉर का आगाज़ हुआ, कितना अरसा हुआ था आपको पाक फ़ौज में शमूलियत इख्तियार किए हुए और फ्रंट लाइन पर थे आप? किस पाकिस्तान के किस महाज पर आप उस वक्त मौजूद थे? जी, मुझे फ़ौज में ज्वाइन किए गए तो 3 साल के करीब हो चुके थे। सियालकोट के महाज पर थे हम। मेरे एरिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी का इलाका भी सियालकोट ही था। और सियालकोट से जम्मू स्ट्रेट सड़क जाती है किसी ज़माने में, तो मेन रोड वही थी कश्मीर में जाने की। तो जब ये जंग सितंबर का आगाज़ हुआ, पाकिस्तान को बने हुए अभी इतना ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, डेफिनेटली बहुत से चैलेंजेस भी दरपेश रहे होंगे। तो ऐसी कौन सी चीज़ें थीं, ऐसी कौन सी मुश्किलात थीं जो उस जंग में पाक फ़ौज को, हमारी आर्मी को अगले महाज़ों पर जो है वो फेस करना पड़ी? हमला पहले उन्होंने 6 सितंबर को लाहौर पर किया था। उसकी वजह ये थी कि लाहौर की अहमियत के पेश नज़र उनका ख्याल था कि हम अपने जो महफूज दस्ते हैं उनको हम लाहौर की तरफ शिफ्ट करेंगे। लेकिन उनका एक्चुअल प्लान था सियालकोट की जानब से वज़ीराबाद जाने का। अच्छा, वज़ीराबाद पे जाके वो जीटी रोड को काटना चाहते थे। सही सही। यहाँ उनका जो रिसेप्शन प्लान था कि एक रात पहले 24 घंटे पहले यहाँ हमला किया ताकि हमारे जो रिजर्व दस्ते हैं वो लाहौर की अहमियत के पेश नज़र पाकिस्तान उनको डिस्प्लेस कर दे और सियालकोट जानब खला पैदा हो जाए जिसमें से वो आसानी से निकल के तो वज़ीराबाद पहुँच जाएंगे। ये एक्चुअल प्लान था। अखंड भारत का नारा उस वक्त भी जो है वो बड़ा मशहूर हुआ था। अखंड भारत आजकल भी जो है इसी की बाज़गश जो है वो सुनाई देती है। तो इन तमाम तर चीज़ों में अब पाकिस्तान की जानिब से क्या हिकमत अमली ऐसी मुरतब की गई कि भारत को जो है वो हमने वहीं पर रोका और भारत को हमने जो है वो उसके दांत खट्टे? लाहौर में ही हमारे दस्तों ने उन्होंने जो रोका, मेजर अजीज़ भट्टी भी तो इसी मार्च पे शहीद हुए थे। BRB के ऊपर ही रोक लिया, आगे नहीं आने दिया। बाटापुर से शुरू हुए और उनके दस्तों को आगे बढ़ने की लोगों ने इजाज़त नहीं दी, बहादुरी से लड़े। यही काम हुआ सियालकोट साइड पे। सियालकोट में भी वो जो पहले बॉर्डर के इमीडिएट 7,000-2,000 गज है उससे आगे नहीं बढ़ सके वो। अच्छा।
उधर ही रोक लिया। बाद में ये इंडियन पार्लियामेंट के बीच में ये सवाल उठाया गया था कि हम पाकिस्तान से 5 गुना बड़ी फ़ौज है हमारी, वसाइल भी हमारे ज़्यादा हैं, तो ये कैसे है कि हमारे प्लान जो है नाकाम हो गया है। हमने तो पाकिस्तान को 2 जगह काटना था, तहस नहस कर देते, नॉर्थ उधर हो जाता, साउथ इधर हो जाता। तो उसका ऑफिशियल जो जवाब दिया गया था वो ये था कि हमें उम्मीद ही नहीं थी कि पाकिस्तान आर्टिलरी का इतना अच्छा इस्तेमाल करेगा। इतना कंसंट्रेटेड इज्तिमा उन्होंने किया हुआ था आर्टिलरी का कि हमें उन्होंने कदम आगे बढ़ाने की इजाज़त ही नहीं दी। ये उनका ऑफिशियल बयान है। उस वक्त अवाम में भी बहुत ज़्यादा जज्बा था, अवाम ने भरपूर सपोर्ट किया अपनी पाक फ़ौज को और बाकायदा तौर पर ख़ुद को पेश करते थे अवाम के वो भी लड़ने के लिए, आगे जाने के लिए तैयार हैं। जवानों के बीच में, अफसरों के बीच में, सरदारों के बीच में एक चीज़ थी कि हमने लड़ना और मरना इधर ही है। ये अब ख़त्ता है जो हमें अल्लाह ताला ने अता किया है, इसको अगर हम दफ़ा ना कर सके तो फिर हमारे पास रूए अर्ज़ पे कोई और जगह नहीं है जाने की। तो इसी जज्बे के साथ वो लड़े। जहाँ तक अवाम का ताल्लुक़ है तो हमारी गाड़ियाँ जो एमुनिशन की थी वो GHQ से, उधर से पिंडी से चल के आती थी और इधर आके रुकती थी सियालकोट से बाहर। उनको हम अनलोड करते थे शहर से बाहर। कलमा शहादत पढ़ के तो वो उन पे लोड करते थे, फ़ौजी गाड़ियों में लोड करते थे, फिर उनको रख्सत करके अगली फ़ौजी गाड़ी में लोड करते थे। जो उधर से आने वाली फ़ौजी गाड़ियाँ थी उनको खाली करते थे, उनमें से खाली बक्से उतारते थे। ये सारा काम अवाम खुद कर रहे थे, खुद ब खुद कर रहे थे, बगैर किसी मोटिवेशन के। जनरल अयूब खान ने उस ज़माने में कह दिया कि इनको पता नहीं है कि हमने किस कौम को ललकारा है, और पूरी कौम यकमुश्त थी, यकजहती थी। सही। यहाँ ज़रूरी चीज़ ये है कि आप शायद यकीन नहीं करेंगे, चोरों ने चोरी छोड़ दी थी, अच्छा, डाकुओं ने डाका डालने छोड़ दिए थे, आई स्वेयर, और वो आपके पुलों के ऊपर पैरा ले रहे। खून जब लेने के लिए इन्होंने सेंटर कायम किए थे CMH में, हस्पतालों में, तो वो इतना ज़्यादा उधर वॉलंटियर्स थे कि उनके पास उतना ब्लड रखने की गुंजाइश नहीं थी। सही। फिर उन्होंने स्पेशल दूसरे शहरों से किटें मंगवाई, ओवरनाइट बंदे भिजवा के। एक दिन हमारे ऊपर भरपूर गोलाबारी भारत की जानब से हो रही थी, तो मैंने हुक्म दिया अपने तोपों वाले को, जो स्टाफ को, कि अपने मोर्चे में चले जाएं, क्योंकि इतनी गोलाबारी में आप ना तो गन के ऊपर एंगल लगा सकते हैं, ना कोई गोला लोड कर सकते हैं, ना कुछ और कर सकते हैं। मैं देखा वो जो शाह बहराम था ना, वो बजाय मोर्चे में जाने के ना, वो गन के टायर के साथ पता नहीं क्या कुछ कर रहा था। तो मैंने वो उसके ऊपर स्पीकर के ऊपर उसको ज़ोर से बोला, शाह बहराम तुम क्या कर रहे हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं कहा, शाह बहराम फ़ौरन इधर आओ। तो शाह बहराम भाग के कमांड पोस्ट में आया। मैं कहा, तुमने हुक्म नहीं सुना मोर्चे में जाने का? कि जी साहब सुना है। तो फिर तुम क्या कर रहे हो? तो उसने वो जो जुमला कहा ना, मैं कहता हूँ आप दुनिया भर की दौलत इकट्ठी कर लो, उस एक जुमले की कीमत आप अदा नहीं कर सकते। उसने कहा, साहब हमारे पास गन का फालतू टायर नहीं है ना, तो ये जो गोले गिर रहे हैं, मैं टायर के साथ लिपट जाता हूँ कि गोला का टुकड़ा लगे तो मुझे लगे टायर में। अच्छा। ये वाक़या शायद मैंने सैकड़ों बार बयान किया है। कोई दिन वाक़या ऐसा नहीं जब मेरी आंखों में आंसू ना आए हों। यानी आप दीदा हो जाते हो कि यार क्या जज्बा था कि वो बंदा समझता है कि ये टायर जो है ये मेरी जान से ज़्यादा ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कहते जी हमारे पास फालतू टायर नहीं है ना, शाह बहराम तो मर जाएगा तो सीधे और बंदा आ जाएगा, लेकिन टायर किधर से आएगा? यही आज के दिन का मैसेज है कि हमें इत्तेहाद के साथ, यगानगत के साथ रहने की ज़रूरत है। हमें सोचने की ज़रूरत है कि टेक्नोलॉजी की ये जो जंग चल रही है, कहीं हम उसमें गैर इरादी तौर पर इस्तेमाल तो नहीं हो रहे, उस प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का हिस्सा तो नहीं बन रहे जो दुश्मन हम पर मुसल्लत करना चाह रहा है। सोचिए और ख़ुद को इससे महफूज रखिए ताकि पाकिस्तान की आवाम जो है वो इससे महफूज रहें। ख़ुसूसी गुफ्तगू ब्रिगेडियर रिटायर्ड हामिद सईद साहब के साथ आपने मुलाहिज़ा की। यकीनन हमारे शोहदा, हमारे गाजी हमारा फ़ख्र हैं और हम इन्हें सलाम पेश करते हैं, इन्हें ख़राज तहसीन पेश करते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। खुदा हाफिज़।